हाँ भाई चलिए देखिए, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डी ब्लॉक। और आसान सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और कभी कभी आसान आते हैं, कभी कभी ना थोड़े से मेमोरी बेस्ड आते हैं, क्योंकि टेबल में डेटा बहुत सारा होता है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन के ऊपर। ठीक है, और अगर इन्फॉर्मेशन पे क्वेश्चन नहीं आया फिर तो आपसे क्वेश्चन आराम से करके आ सकते हो, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट पार्ट नहीं होता है। तो आज स्टार्ट करते हैं विद डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, दोनों एक साथ ही पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो पहले बात कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो अब आप इतनी नॉर्गेनिक पढ़ चुके हो कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पहले से ही जानते हो और उनको यूज कर सकते हो। तो देखिए, तीन सीरीज होती है हमारे पास। एक होती है 3D सीरीज, एक होती है 4D सीरीज, और लास्ट क्या होती है आपकी 5D सीरीज। इसको हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो हम डेफिनेशन की बात करेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट किनको बोलते हैं। ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ये आपका फोर्थ पीरियड होता है। कौन सा पीरियड होता है? फोर्थ पीरियड। ये कौन सा पीरियड में आती है? फिफ्थ। और ये कौन सा पीरियड होता है? सिक्स्थ। एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो एलिमेंट शुरू होते हैं आपके स्कैंडियम से। तो पहला एलिमेंट कौन होता है? स्कैंडियम। फिर कौन होता है? टाइटेनियम। फिर होता है वेनेडियम। फिर होता है क्रोमियम। फिर होता है मैंगनीज। फिर होता है एफी। फिर होता है कोबाल्ट। फिर होता है निकल। फिर है कॉपर। और फिर कौन है? जिंक। इसी तरह यहाँ पर आपके पास आता है यट्रियम, देन आपके पास आता है जिरकोनियम, देन होता है नायोबियम, देन होता है मोलिब्डेनम, देन टेक्नीशियम, देन आता है रूदियम, then it's rhodium, then it's palladium, then silver, और फिर लास्ट में कौन आता है? कैडमियम। इस तरह यहाँ पे आता है सबसे पहला एलिमेंट लेंथेनम। लेंथेनम पे आता है स्टार। फिर आता है हॉफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। तो इन सबको याद रखने के कुछ फ्रेजेस होते हैं, न्यूमेटिक्स होते हैं इनके। ये होता है साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेंको नहीं क्यों जाने। अच्छा, क्यों जान जलाती हो? सही है। चलिए, बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे मैं इसको ऐसा रखता हूँ, स्कीम टाई वाले क्यों माने, फिर कोई निकला कोटा जाने। ठीक है ना, तो कि अपन कोटा वाले हैं तो थोड़ा सा अपने से लिंक हो जाता है, इसलिए। ये होता है यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावटें राह में पड़े अगर कोई। कुछ लोग बोलते हैं पड़े तो आग में कूद जाओ, तो फिर किस बात की यारी हुई है? ठीक है, तो यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावटें राह में पड़े अगर कोई। ठीक। ये होता है ला हफ्ता वरना रे, ओसामा से ईरान में पिटाऊंगा। ठीक है ना, तो ये फ्रेजेस हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इनको याद रखें, नहीं याद रखें, कभी कभी ये भी चीज़ आपके काम में आती रहती है। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो इस सीरीज़ का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D1 से शुरू। तो ये होता है 3D1 4s2, ये होता है 3D2 4s2, ये होता है 3D3 4s2। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन सबसे अलग होता है, ये होता है 3D5 4s1। देन क्रोमियम फिर से रेगुलर फॉलो करता है। दिस इज 3D5 4s2, दिस इज 3D6 4s2, देन दिस इज 3D7 4s2, दिस इज 3D8 4s2। फिर से कॉपर बदलता है 3D10 4s1, और ये बनता है आपका 3D10 4s2। बाकी सीरीज में अगर आप देखें, आपको कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन इन तीन का याद रहना चाहिए। पैलेडियम ये होता है 4D10 5s0, और ये होता है 5D9 6s1। बाकी नॉर्मल इसी को फॉलो करते हैं। ये बन जाएगा आपका 4D10 5s1, ये बन जाएगा 4D10 5s2। सिमिलरली ये बनेगा 5D10 6s1, और ये बनेगा 5D10 6s2। तो ये अपने कभी कभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर काम में आते हैं, तो इसलिए आपको इनके कॉन्फ़िगरेशंस पता होने चाहिए। बाकी अगर मैं आपको याद रखने का तरीका बताऊं, तो ये 4D सीरीज़ है ना, इसमें 3 and 9 नहीं होता। क्या नहीं होता है? और इसमें 8 नहीं होता।
तो देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप शुरू करोगे 3d1 4s2 आएगा, यहाँ शुरू करोगे 3d2 4s2 आएगा। अब 3d3 नहीं होता, 3 नहीं होता, तो 3 की जगह कहाँ शुरू होगा, 4 से, तो 4 से शुरू होगा तो 4s1। हाँ वेरी गुड, मैं चेक कर रहा था आप ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे हो। सो 4d1 5s2, 4d2 5s2, 4d3 नहीं होता, कहाँ शुरू होगा, 4 से, 4d4 4s1, अब ये चलता जाएगा 5, बहुत ध्यान दे रहे हो। फिर d5 चलेगा, फिर आएगा d6, फिर आएगा d7 और फिर आएगा 4d8 5s1। समझ पा रहे हैं? ऐसे ही यहां पर 8 नहीं होता, 8 नहीं होता तो बाकी सारे चलते रहेंगे। ये क्या बन जाएगा बताओ, 5d1 6s2, ये क्या बनेगा 5d2 6s2, ये 5d3 6s2, ये 5d4 6s2, ये बन जाएगा 5d5 6s2, ये बनेगा 5d7 6s2 और ये बनेगा आपके पास, देखो इसमें 8 नहीं होता है तो ये क्या बन जाएगा 5d, नहीं 9 तो यहाँ आगे आ रहा है ना, कहीं गलती की है क्या मैंने, 6 7, हाँ 6 रह गया, वही तो मेरा 5d6 और ये बनेगा 5d7 6s2। ठीक है, तो ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद देखिए यहीं पर बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी है। एक तो हाँ हाफ नेशन स्टार्ट हो गया ना, क्या कहना चाह रहे हो? नहीं, पहला इलेक्ट्रॉन इसी में जाएगा, इसके बाद 4f भरता है 5d के बाद, तो 4f के 14 आएंगे, उसके बाद आएगा। चलिए एक चीज़ तो आप ध्यान दें कि यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन बड़े रैंडम से हैं, कोई प्रॉपर उसको फॉलो नहीं कर रहा है पैटर्न को। तो आप ये ध्यान देना कि जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, तो ये एक रीज़न है जिसको आपको आंसर देना पड़ सकता है कि इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स ड्यू टू हाई Z इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, the energy gap between n-1d and ns इलेक्ट्रॉन्स, आप देख सकते हो ये ns है, ये n-1 है, ये ns है, ये n-1 है, ये ns है, ये n-1 है। अगर आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्या बनेगा, देखो n-1d 0 से 10 चल रहा है और ns 1 से 2 चलता है, 0 से 2 चलता है, यहाँ पर 0 आ रहा है ना, n-d 0 से नहीं 1 से 10 सॉरी, n-d 1 to 10 चलता है और ns 0 से कहाँ चलता है, 2 चलता है। कॉपर में 1 है, यहाँ 0 है, बाकी जगह 2 है, इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पर n-1d और जो आपके ns ऑर्बिटल्स होते हैं इनके बीच में एनर्जी गैप क्या होता है, बहुत कम होता है, is very low and electrons can be easily removed from both n-1d and ns electrons, and that is why d block elements show वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जैसा कि भी आप आगे चलकर देखोगे यहाँ पे कई एलिमेंट्स एक पूरी रेंज शो करते हैं, तो ये जो फिलिंग है उसका रीज़न भी यही है। 4d और 5s में एनर्जी गैप क्या होता है, बहुत कम, तो इलेक्ट्रॉन 4d 5s में आराम से जा सकता है। और जब निकालने की बारी आती है तो आप इलेक्ट्रॉन 5s से तो निकाल ही सकते हो या 4s से भी निकाल सकते हो, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन आप और कहाँ से निकाल सकते हो, 3d से। तो हाई Z इफेक्टिव की वजह से 3d और 4s n-1d और ns के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत छोटा होता है।
तो पहले NH से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, उसके बाद आसानी से क्या कर सकते हैं हम N-1D से भी इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये आप ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे बोलते हैं। आपकी किस्मत अच्छी रही तो ऐसे टॉपिक्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये वो एलिमेंट्स होते हैं, दोज डी ब्लॉक एलिमेंट्स in which N-1D subshell remains incompletely filled. In ground state or in the common oxidation state. एलिमेंट की ग्राउंड स्टेट में और उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर डी ऑर्बिटल खाली रह जाए, पूरी तरह नहीं भरा हो, तो उन्हें हम कौन से एलिमेंट्स बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड दे ऑल्सो शो different behavior than other members due to what? Due to their fulfilled configuration. तो इनके अंदर डिटेल कॉन्फ़िगरेशन होता है और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि यहाँ पर जो बाकी डी ब्लॉक मेटल्स उनके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं, लेकिन जिंक, कैडमियम, मरकरी इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? बहुत लो। जिंक वॉलेटाइल मेटल है, आसानी से वेपराइज हो जाती है। मरकरी रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो ये अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से क्या करते हैं? डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। बाकी आप देखो जैसे कॉपर, तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट क्या है? 3d10 4s1। तो देखो ग्राउंड स्टेट में डी पूरा भरा हुआ है, फिर इसकी एक स्टेट होती है +1, +1 में भी डी पूरा भरा हुआ है, लेकिन इसकी कॉमन स्टेट क्या होती है? +2 में 3d9। बताओ ये कैसा है? इनकम्प्लीटली फिल्ड है। तो अगर ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है तो कॉपर कैसा होगा? कॉपर एक ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। बोलो बात समझ में आती है? तो ये आप ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन याद रखें, जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़कर बाकी सभी क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज। किसका वेरिएशन देख रहे हैं? एटॉमिक साइज का। तो अगर मैं आपसे एटॉमिक साइज के वेरिएशन की बात करूं तो आप ध्यान रखना, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज फर्स्ट डिक्रीजेस, देन remains constant and then increases at the end of series. तीनों सीरीज में यही चलता है। शुरुआत में एटॉमिक साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है, तो क्या होता है? स्कैंडियम से लेकर टाइटेनियम तक, क्रोमियम तक एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। रीजन क्या होता है? देखो, जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होंगे तो आप देख पा रहे हो पहले कौन भर रहा है? 4s। तो पहले 4s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब उसके बाद अंदर वाला 3d भरना शुरू हो रहा है। ठीक है, तो देखो 3d में 1 इलेक्ट्रॉन आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। तो हो क्या रहा है? जैसे जैसे अंदर वाले शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी क्या होते हैं? बढ़ते हैं। अब सब कुछ डिपेंड करेगा स्क्रीनिंग पावर पर। किस पर डिपेंड करेगा? स्क्रीनिंग पावर पर। अगर स्क्रीनिंग अच्छी है तो इन बड़े हुए प्रोटॉन्स का आउटर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज काम नहीं करेगा, लेकिन अगर स्क्रीनिंग पुअर है तो वो काम करेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत में क्या होता है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर।
अभी इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा नहीं है तो रिपल्शन रिलेटिवली क्या होगा, कम, और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या करेगा, डोमिनेट। तो यहां पर क्या होता है, जो Z इफेक्टिव होता है वो स्क्रीनिंग पर डोमिनेट करता है। इसलिए क्या होता है, बढ़े हुए इफेक्टिव चार्ज की वजह से एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। Mn, इसको छोड़ दो, Mn की एटॉमिक साइज अपने दोनों पड़ोसियों से ज्यादा होती है, ठीक है। तो आप यहां पे चाहो तो लिख लेना Mn या रेडियस ऑफ मैंगनीज इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ क्रोमियम एज वेल एज Fe। तो ये आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखना। और यहां से लेकर यहां तक साइज डिक्रीज तो होती है, लेकिन डेटा से अगर हम देखें तो Mn की साइज अपने दोनों पड़ोसियों से क्या होती है, ज्यादा, ठीक। उसके बाद Fe से लेकर कोबाल्ट तक साइज ऑलमोस्ट क्या रहती है, सेम। रीजन, क्योंकि यहां पर क्या होता है, Z इफेक्टिव और स्क्रीनिंग दोनों एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, बैलेंस, ठीक है। इसके बाद इधर से इधर साइज क्या होती है, फर्दर इंक्रीज होती है, क्योंकि देखो इन दोनों में d ऑर्बिटल पूरा भर चुका है। तो जब कोई ऑर्बिटल पूरा भर चुका होता है तो अपनी मैक्सिमम स्क्रीनिंग पावर पर होता है। किस पर होता है, मैक्सिमम स्क्रीनिंग पावर पर। अब वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के चार्ज से क्या करेगा, शील्ड करेगा। शील्ड करेगा तो न्यूक्लियस को आउटर इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स लगाने नहीं देगा। तो उसकी वजह से यहाँ पर साइज क्या होती है, इंक्रीज। तो यहाँ पर Z इफेक्टिव वीक हो जाता है और स्क्रीनिंग क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। तो पूरे सीरीज में लेफ्ट टू राइट चलने पर, चाहे 3D में चलो, चाहे 4D में, चाहे 5D में, ऑलमोस्ट यही वेरिएशन रहता है। कोई डाउट? वहीं अगर आप सीरीज में टॉप टू बॉटम मूव करो, ये लिख लिया क्या आप लोगों ने कुछ, ये लिख लिया, ये उड़ा दो ट्रांजिशन वाला पार्ट। चलिए तो इसको मैं हटा देता हूं। चलिए तो अब देखें, ये तो लेफ्ट टू राइट चलने पर, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, तो देखो आप 3D से सीरीज से 4D सीरीज मूव कर रहे हो, और 4D से कहां मूव कर रहे हो, 5D सीरीज। तो यहां से यहां जाने पर एटॉमिक साइज क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि एक नया शेल ऐड हो रहा है। और यहां से यहां अप्रोक्सीमेटली क्या रहती है, सेम, ड्यू टू वेरी गुड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन जैसा कि आप जानते हो, लेंथेनम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 57 और ये होता है 72। तो इनके बीच में 58 से लेकर 71 तक क्या आते हैं, लेंथेनॉइड्स। अब ये तो अपन जाने कितनी बार लिख चुके हैं। इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, N-2F। इनकी स्क्रीनिंग पावर कैसी होती है, पुअर, और इनकी पुअर स्क्रीनिंग की वजह से Z इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। तो एटॉमिक साइज क्या होती है, कम। तो ध्यान रखना, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन काम करेगा इस ग्रुप के बाद। अच्छा, ग्रुप नंबर, इसका ग्रुप नंबर होता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो थर्ड ग्रुप के बाद ही क्या करता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन काम करता है। तो दैट मीन्स ये जो ऑर्डर आप फॉलो कर रहे हो, ये किसके बाद होगा, आफ्टर थर्ड ग्रुप। यानी अगर मैं थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स देखूं, स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम, तो स्कैंडियम का साइज सबसे छोटा, फिर यट्रियम, और फिर क्या होगा, लेंथेनम। और थर्ड ग्रुप के बाद अगर आप 4D से 5D सीरीज मूव करोगे तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनकी साइज अप्रोक्सीमेटली क्या होगी, सेम। ऑल्दो होगा तो यही बड़ा, लेकिन मान लो इसकी 129 है तो इसकी 131 होगी पिकोमीटर में, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। बोलो समझ में आता है? तो लेफ्ट टू राइट चलने पर एटॉमिक साइज पहले डिक्रीज होती है, बीच में कांस्टेंट, और बाद में इंक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम मूव करने पर पहले 3D से 4D बढ़ती है, और 4D से 5D अप्रोक्सीमेटली क्या रहती है, सेम, लेकिन ओनली आफ्टर ग्रुप 3। कोई डाउट? चलिए उसके बाद हम देखते हैं यहां पर वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। किसका देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट का वेरिएशन। तो देखो जो वेरिएशन होता है वो वैसे तो इर्रेगुलर रहता है, देयर इज इर्रेगुलर वेरिएशन। It increases
to the middle of series and then decreases. जो melting point का वेरिएशन है, melting point variation can be explained on the basis of involvement of n-1d electrons in metallic bonding. देखिए क्या होता है, जब इनका लैटिस बनेगा, मान लो कॉपर का बना, Fe का बना, तो Fe के एटम्स के बीच में क्या होगी, मेटालिक बॉन्डिंग होगी. तो जो मेटालिक बॉन्डिंग होती है उसमें नॉर्मल बॉन्डिंग में क्या होता है कि मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, मेटल पॉजिटिव चार्ज आता है, तो उनको कर्नल्स बोलते हैं, और बीच में आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उन कर्नल्स को होल्ड करके रखते हैं. खैर इसकी ज़रूरत नहीं है, आप तो ये समझना कि यहाँ पर क्या होता है, दो मेटल्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म होते हैं. ठीक है, तो जिस मेटल के पास जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी मेटालिक बॉन्डिंग क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी. क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी. तो इसका वेरिएशन हम सिखाते हैं बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ n-1d इलेक्ट्रॉन्स इन मेटालिक बॉन्डिंग. एक्चुअली यहाँ पर जो मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ है, मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाएंगे, मेटालिक बॉन्डिंग या मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. तो आप ये चाहो तो स्ट्रेंथ लिख लेना. इसीलिए आप देखो जिंक के सारे इलेक्ट्रॉन्स पूरे भरे हुए हैं, डी सबशेल, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसकी मेटालिक बॉन्डिंग क्या होगी, सबसे वीक. इसलिए अपने पीरियड में सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका, जिंक का, कैडमियम का, मरकरी का. क्यों, क्योंकि इनके जो डी ऑर्बिटल्स हैं पूरे भरे हुए हैं. गोल्ड फुल फिल्ड है, D10, इसलिए बहुत सॉफ्ट मेटल होता है, वेरी डक्टाइल. ठीक है, अगर आप देखें, आपको जो याद रखना है यहाँ पर, हर एक सीरीज के अंदर जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्या होता है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, वो आपको याद रखना है. तो देखो क्रोमियम के पास सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 6, मोलिब्डेनम के पास सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 6. यहाँ पर वैसे रीनियम के पास सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट अपने पीरियड में क्या होता है, सबसे ज़्यादा. इवन पूरे डी ब्लॉक में टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट होता है. क्या, हाँ ठीक है ना. तो आप ये ध्यान रखना. तो अगर हम यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, सो क्रोमियम, जो आपको याद, एक तो ये पॉइंट याद रखना है, दूसरा क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स in their respective series. और टंगस्टन का तो हाईएस्ट होता ही है. कर सकते हैं, चलिए बहुत ही बढ़िया. करो, कॉपी करो. चलिए देखें आगे. नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एनर्जी. तो ये उड़ा दूं, ये उड़ाऊं, ये रहने दूं ना, ये उड़ा दूं ना. चलिए फिर देखते हैं वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी. तो लेफ्ट राइट चलने पर तो आयनाइजेशन जनरली क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. मेनली हम देखते हैं टॉप टू बॉटम. तो अगर आप यहां पर जनरल वेरिएशन देखो, तो देखो हम मूव करते हैं 3D सीरीज टू 4D सीरीज, और 4D सीरीज से हम कहां मूव करते हैं, 5D सीरीज पर. तो 3D सीरीज से 4D सीरीज मूव करने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, सॉरी कम होती है. ठीक है, क्योंकि साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है.
लेकिन 4D से 5D जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। रीजन वही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मेहनत क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा। ठीक है, तो सर आप देखो जिंक कैडमियम मरकरी, तो जिंक से कैडमियम कम होगी, कैडमियम से मरकरी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप Mn, Fe, कोबाल्ट एंड कॉपर, ये वाला जो ग्रुप है, इनके लिए वेरिएशन क्या होता है, 3D से 4D, डिक्रीज होती है और 4D से 5D भी क्या होती है, डिक्रीज ही होती है। ठीक, तो जहां पर यहां इंक्रीज हो रहा था, यहां पर वेरिएशन क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक, मतलब आपके पास उल्टा लिख दिया मैंने, कॉपर से सिल्वर, कॉपर से सिल्वर बढ़ेगी तो कॉपर की सिल्वर से ज्यादा होती है, तो ठीक ही तो है ट्रेंड। ठीक है, एक्चुअली ये वाला जो ट्रेंड है ना आपका, गलत मिस इंटरप्रेट कर गया इसको, ये वाला ट्रेंड जो है वो यहां सबसे ज्यादा फॉलो होता है, फॉलोड बाय दीज ग्रुप्स। मतलब अगर आप किसी और ग्रुप में चले जाओ, जैसे मान लो आप निकल वाले में जाते हो, तो निकल पैलेडियम प्लेटिनम में क्या होना चाहिए, निकल से पैलेडियम डिक्रीज होनी चाहिए, पैलेडियम से प्लेटिनम क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, निकल से पैलेडियम इंक्रीज होती है, मतलब पैलेडियम की निकल से क्या होती है, ज्यादा, और फिर प्लेटिनम की पैलेडियम से क्या होती है, ज्यादा। तो वैसे क्या होना चाहिए था, डिक्रीज होना चाहिए था। जनरल ट्रेंड क्या है आपका कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए, फिर क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। क्या किसका, नहीं नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, वो जेड इफेक्टिव का वो चलता है। तो निकल प्लेटिनम पैलेडियम और प्लेटिनम अगर मैं कवर करूं, तो निकल से पैलेडियम की आयनाइजेशन एनर्जी यहां से डिक्रीज होनी चाहिए थी ना, तो पैलेडियम क्या होना चाहिए था, कम, लेकिन एक्चुअली पैलेडियम क्या होता है, ज्यादा। तो ये जो आप ट्रेंड बोल रहे हो ना, ये ट्रेंड यहां फॉलो होता है। जैसे Mn टेक्नीशियम रीनियम में मूव करो तो रीनियम की सबसे ज्यादा होगी, फिर नंबर किसका आएगा, Mn का, और फिर किसका आएगा, टेक्नीशियम का। ऐसे ही आप ये इनको हम बोलते हैं कॉइनेज मेटल्स। क्या बोलते हैं, कॉइनेज मेटल्स, कॉपर वाला जो ग्रुप होता है। तो कॉइनेज मेटल्स में आप जाओगे तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, गोल्ड, फिर किसकी होगी, कॉपर, और सबसे कम किसकी होगी, सिल्वर। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो ये जो ऑर्डर फॉलो होता है ना, ये वाला ऑर्डर, ये इन 4 ग्रुप्स में फॉलो होता है, बाकी सब में जनरल ट्रेंड होता है, मतलब उल्टा हो जाता है। नीचे जाने पर सेकंड वाले की फर्स्ट वाले से क्या होती है, ज्यादा, और सेकंड वाले से थर्ड वाले की क्या होती है, और भी ज्यादा होती है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो ये मैंने ट्रेंड लिखा है, ये वाला, ये ट्रेंड फॉलो इनके अंदर होता है, तो ये आप ध्यान रखना। उनके अलावा उल्टा चलता है, मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है। सो फॉर रेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, उसमें कोई डिक्रीमेंट नहीं आता, लगातार इंक्रीज होती है। यानी 3D सीरीज की सबसे कम, फिर 4D और फिर 5D। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन है। Mn, Fe, कोबाल्ट और कॉपर को छोड़ दो, तो बाकी में आयनाइजेशन एनर्जी रेगुलरली क्या होती है, इंक्रीज। लेकिन इन 4 मेटल्स के अंदर 3D वाले की ऊपर चले जाती है और 4D वाले की कहाँ जाती है, नीचे। मतलब वो इस ट्रेंड को फॉलो करती है। समझ पा रहे हैं, कोई डाउट, क्या डाउट है, नहीं कोई डाउट इधर, चलिए बहुत बढ़िया। तो आगे मूव करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी के बाद हम चलते हैं अपने अगले ट्रेंड पर। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली टेबल की फॉर्म में आपको दिया हुआ है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर बस ध्यान रखना होगा। ठीक है, इनको हम बोलते हैं ट्रेंड्स इन M2 प्लस चेंजेस टू M वैल्यूज। यानी ये एक्चुअली क्या है, SRP ऑफ +2 आयन। मतलब जैसे आपको Fe2 प्लस को Fe में बदलना है, CO2 प्लस को CO में बदलना है, Zn2 प्लस को Zn में बदलना है। ठीक है, तो इसमें आप एक चीज याद रखना,
except copper, all elements have negative E naught M2 plus changes to M. इलेक्ट्रो याद है? बताओ नेगेटिव ई नॉट का मतलब क्या? ई नॉट M2 plus changes to M. कॉपर को छोड़कर बाकी सब कैसे हैं? नेगेटिव ई नॉट वाले हैं. दैट मीन्स देयर टेंडेंसी, ये ऐसे लिख लो, दैट इज टेंडेंसी ऑफ M2 plus ion to get reduced is less, but tendency of metal to get oxidized to M2 plus is high. तो आप देखें E नॉट Cu2 प्लस चेंजेस टू Cu की वैल्यू होती है 0.34 वोल्ट, सबसे ज्यादा पॉजिटिव. इसका मतलब टेंडेंसी ऑफ Cu2 प्लस टू फॉर्म Cu इज हाईएस्ट. मैंने आपसे सिखाया था जिसका SRP जितना ज्यादा पॉजिटिव उसके खुद के रिड्यूस होने टेंडेंसी क्या होगी उतनी ही ज्यादा, जिसका SRP इतना ज्यादा नेगेटिव उसके खुद के रिड्यूस होने टेंडेंसी कम. उसका SRP नेगेटिव तो उसका SOP क्या होगा? पॉजिटिव. उसके खुद के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा. तो याद रखना कॉपर के अलावा 3D सीरीज में ऑल एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज किसी भी एलिमेंट की ई नॉट वैल्यू M2 प्लस चेंजेस टू M है ना, +2 बदलने की पॉजिटिव नहीं होती, सबकी क्या होती है? नेगेटिव. मतलब वो रिड्यूस होना नहीं चाहते हैं, सबके सब क्या होना चाहते हैं? ऑक्सीडाइज. कॉपर अकेला है जो ऑक्सीडाइज होना नहीं चाहता, वो क्या होना चाहता है? रिड्यूस. और इसी वजह से ड्यू टू दिस कॉपर डज नॉट रिएक्ट या डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स. जैसे आप डाइल्यूट एसिड्स की अगर बात कर लो तो जैसे जिंक है, जिंक की रिएक्शन आप डाइल्यूट H2SO4 से करवाओ तो ये क्या बना लेगा? ZnSO4 प्लस H2. लेकिन वहीं आप कॉपर की रिएक्शन करवाओ डाइल्यूट H2SO4 से, वो मना कर देगा, जा नहीं रिएक्ट करता, रिएक्ट ही नहीं करेगा. कॉपर डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करता है. कॉपर सिर्फ कंसंट्रेटेड एसिड से रिएक्ट कर सकता है. कॉपर रिएक्ट्स ओनली विद कंसंट्रेटेड एसिड्स, या रादर बोलो विद ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स लाइक concentrated H2SO4, HNO3, but do not liberate हाइड्रोजन. तो कॉपर डाइल्यूट से तो रिएक्ट नहीं करेगा. अगर कंसंट्रेटेड से भी करेगा, क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है, तो ये क्या बनाता है? ये बनाएगा CuSO4 प्लस H2O फॉर्म करता है. हम रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, साथ में यहाँ ऑक्सीजन भी होती है. ठीक है, तो रिएक्ट करेगा पर H2 गैस रिलीज नहीं करता है. इसी तरह कॉपर, चलो ये तो मैंने आपको पढ़ाया था, कॉपर कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? एक तो बनाएगा CuNO3 होल ट्वाइस प्लस, कल ही पढ़ाया अभी तो नाइट्रोजन फैमिली में, बहुत दिन भी नहीं हुए. मेरी उम्मीदों पे खर्रे उतरने वाले लोग, खर्रे खरे नहीं. N2O 4 3 5 N2O श्योर it's 90%. Down one which has 4 exceptions.
Which were the 4 exceptions? CU, Zn, Hg, ये सबसे पहले बोलना था, आई डोंट नो. No, I just actually revised it even though I forgot. आई पलटो इतिहास के पन्ने. लाए हो इतिहास? लाए भी हो नहीं लाए हो? आधा गायब है. क्यों? सर मैंने चले आया तो थोड़ा लास्ट का बचा हुआ. कोई नहीं, गैलरी खोल लो, फोटो तो खींचते हो आप लोग. Actually, so for concentrated it was NO2 and for dilute it is NO. This was something which HC sir was said. चलिए, कंसंट्रेटेड है तो ये हमेशा क्या बनाएगा? NO2 प्लस H2O. और 4 मेटल्स होती हैं Pb, Cu, Ag और Hg. ये डाइल्यूट HNO3 के साथ NO बनाती है. क्या बनाती है? NO. और बाकी मेटल्स क्या बनाती हैं? N2O. क्या बनाती हैं? N2O. चलिए, तो ये ध्यान रखना, कॉपर डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करता है. कंसंट्रेटेड एसिड में भी कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करके H2O बनाएगा. HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो NO2, और डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? NO बनाएगा. साफ है? चलिए, फिर देखें जैसे M2 प्लस चेंजेस टू M वैल्यूज होती हैं. वैसे आपके पास होती हैं M3 प्लस चेंजेस टू M2 प्लस वैल्यूज. ये ना NCERT में दी हुई है और इसी वजह से इनसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं. एक बार तो पूछ भी चुका है, भी क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं आपको. तो M3 प्लस M2 प्लस वैल्यूज क्या होती है? लेफ्ट टू राइट चलने पर जनरली बढ़ती हैं. क्या होती हैं? जनरली बढ़ती हैं. तो इनका जो ऑर्डर होता है वो कुछ ऐसा होता है: क्रोमियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, Fe, Mn और कोबाल्ट. तो ये आपको कुछ याद रहे ना रहे, बट एक चीज याद रखना कि कोबाल्ट हैज द हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू फॉर M3 प्लस चेंजेस टू M2 प्लस. यानी कोबाल्ट की +3 से +2 में आने की टेंडेंसी क्या है? सबसे ज्यादा. और इसको आप किसी कॉन्फ़िगरेशन से एक्सप्लेन नहीं कर सकते. ठीक है, तो आपको पूरा ऑर्डर तो याद नहीं रहेगा, बट इतना याद रखना कि कोबाल्ट की M+3 से +2 आने का जो E0 वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है? पॉजिटिव होता है. ये इनका ऑर्डर होता है. हाईएस्ट वैल्यू इसकी है और इस ऑर्डर में वैल्यूज डिक्रीज, मतलब इधर से इधर चलने पर नेगेटिव होती जाती है. बाकी के लिए डिफाइंड नहीं होती, बाकी के लिए यूज़ नहीं करते हैं. इन 6 एलिमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं. तो क्रोमियम, टाइटेनियम, वेनेडियम. क्रोमियम की सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है, फिर टाइटेनियम उससे पॉजिटिव, वेनेडियम उससे पॉजिटिव, Fe उससे पॉजिटिव, Mn उससे पॉजिटिव, और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कौन होता है? कोबाल्ट. ठीक है, Mn को तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो. Mn +2 में 3d5 कॉन्फ़िगरेशन में आता है और +3 में 3d4 में चला जाता है. तो 3d5 रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए 3d4 से 3d2 यानी +3 से +2 आने टेंडेंसी क्या होगी? ज़्यादा. अगर हम बात करें ना Mn, तो Mn क्या होता है? +3 से +2. तो ये आना चाहेगा या नहीं? तो बिल्कुल आना चाहेगा. D5 और ये होता है D4. तो ये मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, बिल्कुल आना चाहेगा. लेकिन अगर आप कोबाल्ट को कंपेयर करो तो CO +3 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d6, इसका होता है 3d7. तो ये बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स का ब्लेंड होता है. आयनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी. तो ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज होती हैं. इसलिए आप एक पॉइंट याद रखना, कोबाल्ट की M3 प्लस M2 प्लस वैल्यू क्या होती है? हाईएस्ट होती है. याद रख सकते हैं. तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है, बट इसको आप ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है. चलिए, हो गई आयनाइजेशन एनर्जी, हो गई E0 वैल्यूज, हो गई. फिर चलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स पर. तो ऑक्सीजन स्टेट्स तो मैं आपको बता ही चुका हूं यहां पर कि ये सभी क्या करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. ऑलमोस्ट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना, ऑलमोस्ट लिखा है. जैसे जिंक शो नहीं करता, स्कैंडियम शो नहीं करता, वो एक्सेप्शंस है ही, मतलब वो अलग बिहेवियर तो है ही.
ऑलमोस्ट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और रीजन क्या है बताओ इसका, ये रहा, ड्यू टू स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन n-1d एंड ns ऑर्बिटल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स ns से भी जा सकते हैं, ns साथ साथ किससे जा सकते हैं, n-1d से भी जा सकते हैं। सो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम जनरली +3 स्टेट शो करता है, टाइटेनियम +2 +3 दोनों शो करता है, ठीक है, और इसकी +2 स्टेट रिलेटिव ज़्यादा स्टेबल होती है। क्रोमियम की +4 ज़्यादा स्टेबल स्टेट होती है, पर ये +2 और +5 भी शो करता है, ठीक है, बट +4 की रिलेटिवली क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है। और क्रोमियम +2 और +6 इसकी कॉमन ऑक्सीजन स्टेट्स हैं, यानी कि +2 नहीं आएगी, 3 2 +4 B 3D 3 4s2 3D 1 3 +4 3D 2। एक सेकेंड, इसकी +4 ज़्यादा स्टेबल होगी, उसकी +5 ज़्यादा स्टेबल होती है। बाकी शो तो ये +3 भी करता है, ठीक है, और +2 भी करता है, +2 +3 +4 तीनों शो करता है, ये +2 +3 +5 तीनों शो करता है, बट स्टेबल कौन सी होती है, +5। इसकी +2 +6, Mn की +2 और +7 सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, पर शो ये बाकी सारी करता है, +3 भी करता है, +4 भी करता है, +5 भी करता है। Fe की भी स्टेबल स्टेट्स कौन सी होती है, +2 एंड +6, उसके अलावा +2 एंड +3। कोबाल्ट की भी +2 +3 ज़्यादा स्टेबल होती है, निकल की जनरली +2 ज़्यादा स्टेबल होती है, बट ये +4 भी शो करता है। कॉपर +1 शो करता है, लेकिन स्टेबल स्टेट कौन सी होती है, +2। जिंक की एक ही स्टेट होती है, +2, ठीक है। तो कोबाल्ट की +3 ज़्यादा स्टेबल है, आयरन की +2 ज़्यादा स्टेबल है, Mn की +2 +7 दोनों ज़्यादा स्टेबल है, इसकी +2 +6 है, इसकी +5 +4 +3। तो ये सब आपको याद नहीं रखनी है, बस ऐसे ही बताने के लिए है। बट हाँ, ये सभी के सभी क्या कर सकते हैं, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, और उसका रीज़न क्या है, इनके n-1d और ns इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है, एनर्जी गैप बहुत कम होता है। हाँ, क्यों, हाँ, CrCl3 बनता है ना, टाइटेनियम +2 शो करता है ना, टाइटेनियम +2 TiO में करेगा, पर स्टेबल नहीं होती है वो, तो इसलिए कंपाउंड मिलेगा। स्टेबल तो +4 ही होती है, TiCl4 ही बनता है, इसलिए TiO2 बनता है, शो कर सकता है, पर वो स्टेबल स्टेट्स नहीं है। जो कॉमन स्टेट्स में ऑब्जर्व वो है +, ऐसे तो देखो ना, Mn +3 +4 +5 सारी शो करता है, पर वो स्टेबल स्टेट कौन सी, सिर्फ +2 और +7 ही है, बाकी स्टेबल नहीं है। जैसे Mn +6 भी बनता है, सॉरी एक और ऐड कर देना यहाँ पर। तो हम स्टेबल स्टेट जो देख रहे हैं वो आपके गोले में बनी हुई है, उनके बारे में आप ध्यान रखें। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं कलर्स की। किसकी बात करने जा रहे हैं, कलर। तो कलर मैंने आपको लास्ट क्लास भी एक्सप्लेन किया था, और डी हमने इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में पढ़ा था कलर। तो मोस्टली ट्रांजिशन मेटल आयंस आर कलर्ड, ठीक, और कलर इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन। तो देखो, मोस्टली जो आपके डी ब्लॉक आयंस होते हैं वो कलर्ड होते हैं, ठीक है, और ये डी ट्रांजिशन मैंने आपको सिखाया था कि जो आपके 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो इन जनरल क्या होते हैं, डी जनरेट होते हैं, लेकिन किसी फील्ड में, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल फील्ड में ये क्या होते हैं, स्प्लिट होते हैं इनटू Eg एंड T2G। तो अगर आपके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कंपाउंड कैसा होता है, कलर्ड, अदरवाइज वो कैसा होता है, कलरलेस। सो फॉर डी ट्रांजिशन presence of unpaired electrons is necessary। तभी डी ट्रांजिशन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो ना बताया था पेयर्ड फॉर्म में इसका स्पिन चेंज
नहीं हो सकता, इसलिए डी ट्रांजिशन नहीं होगा। तो कलर शो करने के लिए जो आपके पास आयंस हैं उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लिख लिया आप लोगों ने? मिटा दूं ऑक्सीजन स्टेट्स वाला, ठीक है। तो एक तो चीज, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो बताओ मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा, रूट n इंटू n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, और आपकी स्पीसी नेचर में कैसी होगी? पैरामैग्नेटिक। सही है। तो आपके पास अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग कलर शो करते हैं। जैसे आप देखें Cr+2, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये जनरली कैसा शो कलर करता है? ग्रीन। जैसे आपके पास ऐसे ये Mn+2, Mn+2 स्टेट में कौन सा कलर शो करता है? पिंक। ठीक। ऐसे आपके पास आ गया Fe+2, Fe+2 कैसा होता है? ग्रीन। ठीक। आपके वैसे मान लो आ गया CO+2, तो CO+2 कैसा होता है आपके पास? +2 को आप लाइट पिंक बोल सकते हो, और CO+3 कैसा होता है? ब्लू। ऐसे ही Cu+2 का कलर कैसा होता है? ब्लू। जिंक Zn2+ के पास एंटी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये कैसा होता है? कलरलेस या फिर वाइट। ठीक है, ये बढ़ा दूं। ऐसे देखें Ni+2, वो भी कैसा होता है? ग्रीन। ठीक है। और आपके पास नहीं, Cr+2 ग्रीन नहीं होता, Cr+3 ग्रीन होता है, Cr+2 तो ब्लू होता है। ऐसे ही आप आ जाओ Fe+3, Fe+3 का कलर कैसा होता है? येलो होता है। तो ये कुछ कॉमन कलर्स हैं जो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या करते हैं? शो करते हैं। ठीक है ना। और वो ये शो कर रहे हैं इसलिए क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट है? अनपेड इलेक्ट्रॉन। इनके अंदर क्या हो रहा है? डी ट्रांजिशन हो रहा है। उसके अलावा देखो मैंने आपको एक और चीज सिखाई थी, कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। कुछ याद है? बताओ किन किन कंपाउंड्स में कलर चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है? बिना इतिहास के पन्ने पलटे। जिसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है और वो फिर भी कलर्ड है। ऐसे सोचो कंपाउंड डी ब्लॉक के, ऐसे कोई कंपाउंड Fe में नीचे देखो चलो, जैसे KMnO4, KMnO4 में Mn+7 स्टेट में है, 0 इलेक्ट्रॉन है, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन फिर भी ये कैसा होता है? कलर्ड। कलर कैसा होता है इसका? पर्पल। K2Cr2O7, इसका कलर कैसा होता है? ऑरेंज। K2CrO4, ये कैसा होता है? येलो। क्रोमियम+6+6, कोई एनपी इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी कैसा है? कलर्ड। एक कॉम्प्लेक्स होता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, FeH2O5NO +2, सॉरी। तो यहाँ Fe कौन सी स्टेट में होता है? +1। ये भी किसकी वजह से कलर होता है? चार्ज ट्रांसफर। मैंने आपको दो और कंपाउंड सिखाए थे, एक था Fe+3 बाहर और +2 अंदर, और एक होता है Fe+2 बाहर और +3 अंदर। टर्न 2 याद आ रहा है कुछ? नहीं, इसको हम बोलते हैं टर्न बुल्स ब्लू। और ये क्या होता है? प्रूशियन ब्लू। ठीक। तो इन सब में क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर। यहाँ ऑक्सीजन से Mn पर, यहाँ ऑक्सीजन से क्रोमियम पर, यहाँ NO से Fe पर, यहाँ Fe+2 से +3 पर, +3 से +2 पर। ये सारे कंपाउंड्स क्या होते हैं? चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर्ड होते हैं। ये ध्यान रखना, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। हाँ, और इनमें होता है ना, इनमें ऑक्सीजन इससे ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन, ये लिखवाया था मैंने। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये +7 से +6 में कन्वर्ट होगा, फिर वापस से +6 से +1 में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन वापस, तो ये मोमेंटली ट्रांसफर होता है। एक मोमेंट के लिए इधर है इलेक्ट्रॉन, अगले मोमेंट के लिए उधर है, तो आने जाने में क्या होता है? एनर्जी लेता भी और देता भी, इसलिए क्या दिखाई देता है? कलर। और मैंने ये भी लिखाया था कि चार्ज ट्रांसफर की वजह से जो कलर आता है वो हमेशा इंटेंस कलर होता है, इसलिए कलर बहुत इंटेंस और डीप होते हैं। फिर देखें एक और एग्जाम्पल, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है।
कलर ड्यू टू कोवेलेंट कैरेक्टर्स। कुछ कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर्स जनरेट होने की वजह से वो क्या शो करते हैं, कलर। देखो जैसे AgCl, सॉरी AgF, AgCl, AgBr और AgI। फजांस रूल याद है आपको? क्या बताते हैं? किस लिए काम में लेते हैं फजांस रूल को? कोवेलेंट कैरेक्टर। कैसे डिसाइड करते हैं? पोलराइजेशन से। कैटायन क्या करता है? एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज करता है। तो कैटायन का साइज जितना छोटा और एनायन का साइज जितना बड़ा, पोलराइजेशन क्या होगा उतना ही ज्यादा। तो देखो यहाँ कैटायन तो सेम है, एनायन का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बताओ इसमें क्या होगा, हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर, और इसमें क्या होंगे, लोवेस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ऐसे कंपाउंड्स में क्या होता है, कलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन होता है। क्योंकि पोलराइजेशन से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, इसलिए कलर आता है। तो आप देखें AgF कलरलेस होता है, AgCl कैसा होता है, वाइट, AgBr होता है पेल येलो, और जबकि AgI कैसा होता है, कंप्लीटली येलो। तो ये तीन तरह के रीजन है जिनकी वजह से कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट कलर शो कर सकता है। अगर उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो dd ट्रांजिशन शो करेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो चार्ज ट्रांसफर शो करेगा। और सिल्वर के जो हैलाइड्स होते हैं ये इनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर की वजह से क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। कॉपी करें इनको भी। हो गया? देखिए कलर के बाद ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो हम पूरा चैप्टर ही पढ़ चुके हैं। आप देखा मेनली ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका छोटा साइज होता है, उनका हाई Z इफेक्टिव होता है, और उनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, P ब्लॉक S ब्लॉक मेटल जनरली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। तो देखिए कैटालिटिक प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो ये बहुत अच्छे कैटलिस्ट्स होते हैं। ठीक है, जनरली ये गैसियस रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं, और ये क्या करते हैं, दीज मतलब ये जैसे कई बार सिर्फ मेटल को यूज करते हैं, तो उस केस में मेटल क्या करती है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाती है। जैसे आप देखो हेबर्स प्रोसेस, याद है हेबर्स प्रोसेस? हेबर्स प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, अमोनिया। तो इस प्रोसेस में आप फाइनली डिवाइडेड यानी पाउडर्ड Fe को यूज करते हो एज कैटलिस्ट। तो Fe क्या करता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेता है, और ताकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपस में क्या कर सके, इंटरेक्ट कर सके और क्या बना सके, NH3 फॉर्म कर सके। तो यही कैटलिस्ट का काम होता है। जब एक गैसियस रिएक्शन में आप एक सॉलिड कैटलिस्ट यूज कर रहे हो तो वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाता है, वो रिएक्टेंट्स को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पर मोलिब्डेनम काम आता है एज एक्टिवेटर, रादर प्रोमोटर, सॉरी, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है ये, और एज ए प्रोमोटर काम में आता है। ऐसे देखिए हाइड्रोजनेशन, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, डालडा बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, तो आपके पास जो वनस्पति ऑयल होता है उसको वनस्पति घी में कन्वर्ट करना होता है, मतलब जो वेजिटेबल ऑयल होता है, तो उसका आप हाइड्रोजनेशन करवाते हो। तो यहाँ पर अगर आपके पास अनसैचुरेशन है तो हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, ये क्या होता है, हाइड्रोजन पैड हो जाती है और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसके अलावा देखें आपके पास कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ाया था मैंने आपको, हाँ। तो जब हम SO2 का ऑक्सीडेशन करवाते हैं विद ऑक्सीजन, तो वहाँ पर V2O5 किसकी तरह काम करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। और भी कुछ एक जो आपको याद रखने चाहिए, जैसे एक आपके पास होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट।
ये TiCl4 प्लस AlC2H5 होल ट्वाइस, ठीक है, दोनों मिलकर जिगलनाटा कैटलिस्ट बनाते हैं और C2H5 होल थ्राइस, सॉरी। और इसमें क्या होता है, ये किस लिए काम में आता है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ पॉलीथीन या पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीथीन। ठीक, ऐसे ही आपके पास होता है एक और कंपाउंड जिसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ सिस्प्लैटिन। ऑल्दो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का पार्ट है, हमने शायद डिस्कस नहीं किया था। तो ये PtNH3 होल ट्वाइस Cl2, इसको आप ऐसे लिख सकते हो PtNH3NH3 सिस फॉर्म होता है ये Cl और Cl। ये एक एंटी कैंसर ड्रग होता है। इट स्टॉप्स या प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स। ठीक, ऐसा पास एक और होता है ज़ेइस सॉल्ट। ज़ेइस सॉल्ट में क्या होता है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, और ये इथाइल यहाँ पर पाई डोनर लिगेंड होता है। और ऐसे ही PdCl2, PdCl2 काम में आता है एज कैटलिस्ट इन वेकर्स प्रोसेस। ये वेकर्स प्रोसेस क्या होता है, इथाइन को इथेनॉल में कन्वर्ट करने के काम में आता है। तो ये कुछ कैटलिस्ट हैं जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। वो आपने जो पूछा था विल्किंसंस कैटलिस्ट, वो भी आप लोग यहीं लिख लो। RH PPH3 होल थ्राइस Cl। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ कॉमन कंपाउंड्स हैं जो कैटलिस्ट की तरह काम में आते हैं। और इन सब में कहीं ना कहीं पर देखो कौन सी मेटल प्रेजेंट है, एक ट्रांजिशन मेटल प्रेजेंट है। तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, कई इंडस्ट्रीज के अंदर ये कैटलिस्ट की तरह पर काम आते हैं। ऐसे PdSO4 आपके ऑर्गेनिक की एक रिएक्शन में काम में आता है, रोजेनमून रिडक्शन बोलते हैं शायद उसको, PdSO4 BSO4, है ना। चलिए, इसके अलावा इनकी एक और प्रवृत्ति है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाने की। क्या बनाने की, इंटरस्टिशियल कंपाउंड हम पढ़ चुके हैं सॉलिड स्टेट के अंदर, जहां पर क्या होता है, छोटे साइज के एटम्स, क्रोमियम हाइड्रोजन, सॉरी क्रोमियम बोल गया, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बड़ा हो गया, कार्बन हाइड्रोजन मेनली होते हैं। तो ये क्या करते हैं, मेटल की इंटरस्टिशियल साइड में जाकर बैठ जाते हैं। तो ऐसे जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं ये हमेशा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। तो खैर उनको पढ़ने की जरूरत है नहीं। उसके अलावा अलॉय फॉर्मेशन, तो ये सब जनरली क्या करते हैं, अलॉयज फॉर्म करते हैं। तरह तरह की अलॉयज होती हैं, ठीक है। तो जैसे आपके पास कॉमन आप नाम जानते हो, जिंक कॉपर की जो अलॉय होती है क्या बोलते हैं उसको, ब्रॉन्ज, है ना। उसके अलावा आपके पास जैसे स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, उसमें क्रोमियम होता है, निकल होता है, कार्बन होता है, Fe होता है, ब्रास हो गई, ठीक है। तो ये अलॉयज हैं अलग अलग आपके पास। जनरली इनकी टेंडेंसी होती है अलॉयज फॉर्म करने की, तो उसमें ऐसे कोई याद रखने का है नहीं आपका। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट इनके कुछ कंपाउंड्स की, ठीक है। तो मैं कंपाउंड सिर्फ वो कवर कर रहा हूँ जो आपको NCERT में दिए हैं, 2 ही मेन कंपाउंड्स दिए हैं। बाकी और भी कंपाउंड्स है बट वो ऐसे हम एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, उनकी ऐसा ज़रूरत नहीं है डायरेक्टली। तो हम पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये 2 कंपाउंडों को मेनली यहाँ पे कवर करना है। तो आप लोगों ने ये सब तो लिख ही लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं, देखें इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे हम बात कर रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट की। KMnO4। एक तो आपको इसके प्रिपरेशन की रिएक्शन ध्यान रखनी है। ठीक, तो अगर हम प्रिपरेशन की बात करें यहां पर,
तो इसका प्रिपरेशन होता है फ्रॉम पायरोलुसाइट ओर। किससे होता है? फ्रॉम पायरोलुसाइट। जानते हो पायरोलुसाइट? MnO2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पायरोलुसाइट बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करवाते हैं? MnO2 की रिएक्शन एक एल्कली से करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ O2। तो ये पहले कन्वर्ट होता है इनटू K2MnO4। किसमें कन्वर्ट होता है? K2MnO4 प्लस H2O। रिएक्शन को हम बैलेंस करते रहेंगे। तो ध्यान दें, दो आयन्स होते हैं, एक होता है MnO4 माइनस, इसको हम बोलते हैं पर मैंगनेट आयन। कौन सा बोलता है? और दूसरा होता है MnO4 2 माइनस, इसको हम बोलते हैं मैंगनेट आयन। इसका जो कलर है वो होता है पर्पल, और इसका जो कलर है ये कैसा होता है? ग्रीन। देखें, Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O माइनस, Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O माइनस O माइनस। इनके स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों ही आपके टेट्राहेड्रल एनायंस हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ, मैंने लिखवाई नहीं है ऑक्सीजन स्टेट्स के अंदर, कि किसी भी एलिमेंट की जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के थ्रू स्टेबलाइज होती है। ऑक्सीजन की हायर स्टेट को स्टेबलाइज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो क्या बना सकता है उसके साथ? मल्टीपल बॉन्ड। जैसे आप देखो Mn +7 में है, तो +7 में Mn फ्लोरीन के साथ कोई कंपाउंड नहीं बना रहा है, +7 में Mn क्या बना रहा है? ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है? मल्टीपल बॉन्ड्स। तो याद रखना, किसी भी कंपाउंड की हायर ऑक्सीजन स्टेट को स्टेबलाइज करने की पावर जो होती है वो किस में होती है? ऑक्सीजन में ज़्यादा होती है। फिर देखें, ये जो आपका MnO4 2- आयन बना, इसको हम 2-3 तरीके से MnO4 2- को माइनस यानी MnO4 माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो एसिडिफिकेशन के थ्रू कर सकते हैं, और एक हम किसके थ्रू कर सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन के थ्रू। तो यहाँ Mn कौन सी स्टेट में? +7। यहाँ कौन सी स्टेट में पहुंच जाता है? वो +7 में। तो इस तरह से हम MnO4 माइनस में कन्वर्ट करते हैं, और हमें क्या मिल जाता है? कि MnO4 का एक पर्पल सोल्यूशन। तो पहली बात तो इसका प्रिपरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में काम में आती है इसकी हीटिंग इफेक्ट, इंपॉर्टेंट है। अगर आप KMnO4 को हीट करते हो तो हीट करने पर एक तो आपको मिलता है K2MnO4 प्लस साथ में आपको मिलता है MnO2 प्लस आपको मिलती है ऑक्सीजन। रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो 8, 4, 2, 6 और 2, 8। रिएक्शन बैलेंस्ड है। ध्यान देना, ये आपके पास पर्पल सॉलिड होता है, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में ऑलमोस्ट ब्लैक ही दिखाई देता है, बहुत डार्क पर्पल कलर होता है। ये आपका कैसा सॉलिड होता है? ग्रीन। ये होता है आपका ब्राउन सॉलिड, और साथ में क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। हीटिंग इफेक्ट है, आपको इसका ध्यान रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इसका और K2CH2 दोनों का इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा KMnO4 की रिएक्शंस, ठीक है। तो अगर मैं आपसे रिएक्शंस की बात करूं तो KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिएक्ट्स डिफरेंटली इन डिफरेंट मीडियम्स। अलग अलग मीडियम्स में ये अलग अलग रिएक्शन शो करता है। तो ये मैं आपको रिडॉक्स में पढ़ा चुका हूं, उम्मीद तो मुझे आपसे पूरी है। एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल और स्लाइट बेसिक, और बेसिक। तो अगर एसिडिक मीडियम में है तो एसिडिक मीडियम NO4- खुद किस में कन्वर्ट होता है? Mn+2 में। स्लाइटली बेसिक है या फिर न्यूट्रल में किस में कन्वर्ट होता है? MnO2 में। और बेसिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है? MnO4 2- में। यहाँ Mn+4 स्टेट में है, यहाँ +6 स्टेट में है। यहाँ इसका इन फैक्टर कितना होता है? 5। यहाँ इन फैक्टर कितना होता है? 3। और यहाँ इन फैक्टर कितना होता है? 1। याद है क्या? थोड़ा थोड़ा याद है क्या?
चलिए, उसके अलावा कोई बात नहीं, भी वापस याद हो जाएगा। उसके अलावा मैंने आपको MnO4 में इसकी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाई थी। तो इन एसिडिक मीडियम इट ऑक्सीडाइजेस। अभी याद आना शुरू हो जाएगा आपको, देखना बस। बताओ Fe2+ को किस में भेज देगा? है +3। बताओ ऑक्जेलेट को किस में भेज देगा? नहीं याद है तो जनरल लिखते याद आती लोगों को, CO2। ये I- को किस में भेज देगा? I2। ये H2S को किस में भेज देगा? H2S-। सही है। बाकी आने की जरूरत नहीं है, पर लिख सकते हो H2O2 को O2 में भेज देगा, SO2 को ये SO4। ये 2-3 तो यार ये आप रेडॉक्स में ही बहुत काम मिली यार, ये तो याद होनी चाहिए थी। मैं तो लग रहा था लिख दोगे। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसकी रिएक्शंस याद रखें। I- को I2 में, Fe+2 को Fe+3 में, ऑक्जिलेट को किस में कन्वर्ट करता है? CO2 में, ठीक है। बस, और इसके अलावा इसके बहुत भयंकर रिएक्शंस नहीं है जो आपके काम में आए। एक और छोटी सी रिएक्शन है, एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ KMnO4 is known as Bayer's reagent and is used for test of unsaturation। तो ये आप लोगों ने ऑर्गेनिक में रिएक्शन पढ़ी होगी। अगर एक एल्कीन है और मैं उसकी रिएक्शन एल्कलाइन KMnO4 से करवाऊं, जिसको हम बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं, तो ये एल्कीन को एल्कलाइन KMnO4 एल्कीन से रिएक्शन करवाऊं तो हाँ OH ग्रुप लगाता है, तो ठीक है। तो ये KMnO4 की कुछ रिएक्शंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए कॉपी करें, फिर मिलते हैं अगले कंपाउंड जिसका नाम है K2Cr2O7। चलिए भाई अगला कंपाउंड देखें, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसके अब एक रिएक्शन लिख देना चाहो तो, पता नहीं कैसे लग रहा है, कैसे पूछ लेगा, कभी पूछ जाए। एल्कलाइन मीडियम में I2 को HiO3 में कन्वर्ट करता है, लिख देना। इन एल्कलाइन मीडियम इट ऑक्सीडाइजेज I2 to HiO3, I2 to HiO3। देखें अगला कंपाउंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका भी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। इसका प्रिपरेशन KMnO4 की तरह ही है। इसको हम बनाते हैं फ्रॉम क्रोमाइट ओर। किससे बनाते हैं? क्रोमाइट ओर होता है FeCr2O4, ठीक है। FeO.Cr2O3 का मिक्स्ड ऑक्साइड होता है। तो इसमें क्या करते हैं, क्रोमाइट ओर लेते हैं FeCr2O4 और इसकी रिएक्शन करवाते हैं Na2CO3 के साथ प्लस O2 गैस पास करते हैं, या फिर आप चाहो तो NaOH प्लस O2 से भी रिएक्ट करवा सकते हो, ठीक है। ये जो मिक्सचर बनता है ना Na2CO3 प्लस O2 का, इसको हम लोग फ्यूजन मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूजन मिक्सचर। जरूरत तो नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूँ। तो इनकी रिएक्शन से क्या होता है, ये पहले Na2CrO4 का एक येलो सोल्यूशन बनाता है। इस सोल्यूशन को एसिडिफाई करने पर ये Na2Cr2O7 का एक ऑरेंज सोल्यूशन बनाता है, और फिर इस सोल्यूशन में हम KCl पास करें, KCl से रिएक्ट करवाएं, तो ये बनाता है K2Cr2O7।
ये भी ऑरेंज सोल्यूशन ही होता है। तो Na2Cr2O7 क्या होता है? इट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, दिस इज रिलेटिवली लेस सॉल्युबल। तो कूलिंग करने पर आपको K2Cr2O7 के क्रिस्टल्स मिल जाते हैं, ऑरेंज क्रिस्टल्स। तो ये आपका कंपाउंड होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ध्यान देना इनका एक यूज होता है, K2Cr2O7 is used as a standard reagent in titration। स्टैंडर्ड रिएजेंट क्या होता है? जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है, उसकी रिएक्शन किसी और से करवा के हम उसकी कंसंट्रेशन पता करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, K2Cr2O7 का एक फिक्स्ड अमाउंट लेते हैं, उसको पानी में डिजोल्व करते हैं। तो भाई मुझे K2Cr2O7 का अमाउंट पता है, मान लो मैंने इसका कुछ 10 ग्राम लिया, 10 डिवाइड बाय इसका मोलर मास, इसके मोल्स आ जाएंगे। इसको मैंने 250 ml पानी में डिजोल्व किया, तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम, उससे क्या मिल जाएगी? इसकी मोलैरिटी मिल जाएगी। तो हम K2Cr2O7 को यूज करते हैं स्टैंडर्ड रिएजेंट, बट Na2Cr2O7 को यूज नहीं करते हैं। ये आपसे पूछ सकता है क्यों? Na2Cr2O7 नेचर में हाइग्रोस्कोपिक होता है। क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक मतलब ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो समझना, ऐसे ही आपको याद रहेगा ना, याद नहीं रहेगा, सुन लो ढंग से, ये क्वेश्चन आएगा इस साल जेईई मेंस में। तो आपने Na2Cr2O7 को पानी में डाला, तो 250 ml पानी में डाला, तो वो क्या कर, थोड़े से पानी को, तो अब उसका जो वॉल्यूम है वो 250 ml नहीं रहेगा, हो सकता है वो 249 ml हो जाए। तो अब आप तो मोलैरिटी नापोगे मोल्स अपॉन वॉल्यूम 250 ml, लेकिन एक्चुअल वॉल्यूम 250 ml। तो आप जो स्टैंडर्ड रिएजेंट यूज कर रहे हो, आप उसकी कंसंट्रेशन ही गलत लेकर आ रहे हो। तो जब शुरुआत ही गलत से कर रहे हो तो आपकी रीडिंग भी क्या आने वाली है? आपका एक्सपेरिमेंट कभी भी सही हो ही नहीं सकता है, ये ध्यान रखना। इसलिए हम Na2Cr2O7 को स्टैंडर्ड रिएजेंट की तरह यूज, तो यहाँ पे आप लिखें इट इज यूज एज स्टैंडर्ड रिएजेंट टाइट्रेशन, बट Na2Cr2O7 is not used as standard reagent as it is hygroscopic in nature। तो ये मॉइस्ट वाटर को एब्जॉर्ब करता है, सॉल्यूशन के वॉल्यूम को चेंज कर देगा। चलिए उसके अलावा देखें, ये दो आयंस होते हैं, एक होता है Cr2O7 2- और एक होता है CrO4 2-। तो CrO4 2- को हम बोलते हैं क्रोमेट आयन, एक कलर में होता है येलो। दूसरा होता है Cr2O7 2-, इसको हम बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन, और कलर तो आपके सामने लिखा हुआ है ही, ऑरेंज। ठीक है, और हम सीखने जा रहे हैं कि इक्विलिब्रियम, इसका नाम होता है क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम। क्या होता है? क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम, वेरी इंपॉर्टेंट। एसिडिक मीडियम में येलो कलर का जो क्रोमेट है वो ऑरेंज कलर के किस में कन्वर्ट होता है? डाइक्रोमेट में। यानी एसिडिक मीडियम में इस सॉल्यूशन का कलर कैसा होगा? ऑरेंज। कैसा होगा? ऑरेंज। और वहीं बेसिक मीडियम में ऑरेंज कलर का डाइक्रोमेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? येलो कलर के क्रोमेट आयन में। तो आप ये ध्यान रखना, इन एसिडिक मीडियम कलर कैसा होगा? येलो, एंड इन बेसिक मीडियम, उल्टा लिख दिया सॉरी, इन एसिडिक मीडियम कलर कैसा होगा? ऑरेंज, और इन बेसिक मीडियम कलर कैसा होगा? येलो। तो ये होता है क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम। उसके अलावा देखें हीटिंग इफेक्ट। अगर आप K2Cr2O7 को हीट करो, तो इसको हीट करने पर एक तो आपको मिलेगा K2CrO4 प्लस आपको मिलता है Cr2O3 जो कि एक ग्रीन सॉलिड है, और साथ में मिलती है ऑक्सीजन।
बनेगा 2K2Cr27 बनेगा 2K2CrO4 और साथ में मिल जाएगी 3/2O2। सही है। चलिए, उसके अलावा जैसे KMnO4 था वैसे K2Cr27 है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। तो ये मैं आपको रेडॉक्स में पढ़ा चुका हूं। बताओ एसिडिक मीडियम में खुद किस में कन्वर्ट होगा? ला हौल बिला कुव्वत। भगवान देख रहा है ना तू, कितनी उम्मीद कर सकता हूं मैं इनसे। अबे ये नहीं आया ना तो रेडॉक्स का एक क्वेश्चन टच नहीं कर पाओगे। ये तो फिंगर टिप्स पे होने चाहिए थे अब तक। नहीं, Cr2O6 कुछ भी बना दो। ये याद रखना, एसिडिक मीडियम में KMnO4 हमेशा किस में कन्वर्ट होता है? Mn+2 में। और डाइक्रोमेट किस में कन्वर्ट होता है? +3 में। और जो रिएक्शंस KMnO4 शो करता है वही सारे रिएक्शंस कौन शो करता है? K2Cr2O7 भी। इसका मतलब ये बताओ Fe2+ को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा? Fe3+ में। बताओ ऑक्सिलेट को CO2 में। I- को H2S को H2O2 को SO2 को, ठीक है ना? ऐसे ही Sn2+ को ये कन्वर्ट करता है Sn4+ में। तो ये रिएक्शंस मैं आपको रेडॉक्स में भी पढ़ा चुका हूँ, यहाँ भी दोबारा पढ़ा दी। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, काम में आती रहती हैं। कोई डाउट? नहीं? क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट पढ़ाया था मैंने आपको कल। क्या होता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखा, ये होता है ताजा ताजा। किसके काम में आता है? क्लोराइड आयन की टेस्टिंग के काम में आता है। Cl- आयन का कोई भी एक सोर्स होगा तो ध्यान रखना, इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। तो जो पानी में डालने पर Cl- प्रोड्यूस नहीं कर सकता वो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, यानी जिसका क्लोराइड पानी में इनसॉल्युबल होगा। पता है किसका होता है? नहीं। ऑल क्लोराइड्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट Ag, Pb एंड Hg2Cl2। यानी ऐसे याद नहीं रखते, ये सॉल्युबिलिटी रूल्स होते हैं। ऑल क्लोराइड्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट क्लोराइड्स ऑफ Pb, Ag, Hg2+, Hg2 मर्क्यूरस। तो इनको छोड़कर बाकी सभी क्लोराइड्स जो हैं वो क्या दे सकते हैं? आपका क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट दे सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? क्लोराइड आयन होगा, उसमें आप K2Cr2O7 ऐड करोगे, प्लस यहाँ पर आप कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐड करोगे। तो ऐड करने पर आपको रेड ब्राउन वेपर्स मिलेंगी ऑफ CrO2Cl2, जिसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड गैस। इसको अगर आप NaOH के थ्रू पास करो तो आपको Na2CrO4 का एक येलो सोल्यूशन मिलेगा, और इसकी रिएक्शन अगर आप Pb2+ से करवाओ तो आपको PbCrO4 का एक येलो PBT मिलेगा। चलिए, तो मैं आपको K2Cr2 कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, मतलब यही है इंपॉर्टेंट तो क्या है, एक चार्ट के थ्रू बता देता हूँ। तो K2Cr2O7 है, अगर आप इसे हीट करें तो हीट करने पर आपको एक तो मिलेगा K2CrO4 प्लस साथ में ग्रीन सॉलिड Cr2O3 प्लस क्या मिलेगी? O2। अगर K2Cr2 की रिएक्शन आप NaCl के साथ करवाओ विद कंसंट्रेटेड, इधर करवा लेते हैं चलो, NaCl के साथ करवाओ विद कंसंट्रेटेड H2SO4, ये वही क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट बन गया। तो आपके पास क्या बनेगी? रेड ब्राउन या फिर ऑरेंज ब्राउन वेपर्स ऑफ CrO2Cl2। ठीक है, इसको हम कौन सी गैस बोलते हैं? क्रोमाइल क्लोराइड गैस।
फिर इसमें अगर आप NaOH पास करो तो बताओ क्या बन जाएगा, Na2CrO4 का येलो सोल्यूशन। सोडियम के सारे सॉल्ट वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, मेरे साथ बोलते जाएं तो आपको याद भी होगा। फिर अगर इसमें हम Pb2+ पास कर दें तो आपको PbCrO4 का एक येलो PPT मिलेगा। ये पूरा सीक्वेंस चलता है ऐसे ही इसके अंदर। अगर आप इसकी रिएक्शन Ag+ से करवा दो तो आपको Ag2CrO4 का एक ब्रिक रेड PPT मिलता है। क्या मिलता है? ब्रिक रेड PPT। ये एक्स्ट्रा बता दिया मैंने आपको सर, ठीक है। ऐसे ही K2Cr2O7 की रिएक्शन अगर आप H2O2 के साथ कराओ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो आपको एक कंपाउंड मिलता है CrO5। इसको हम बोलते हैं ब्लू बटरफ्लाई। क्या बोलते हैं? तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो एक बटरफ्लाई के स्ट्रक्चर से रिजेंबल करती है और इसका कलर जो होता है वो डीप ब्लू होता है, ठीक है। तो इसको मैं इसका नाम ब्लू बटरफ्लाई नहीं था, मैं इसको ब्लू बटरफ्लाई बोलता हूँ। इसका कलर कैसा होता है? डीप ब्लू। और इसका कलर भी पता है किसकी वजह से होता है? ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, तो ये है आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आप इसे कॉपी कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं विद एफ ब्लॉक। ये डी ब्लॉक खत्म हो गया आपका, तो मैं ज़्यादा कवर नहीं कर रहा हूँ। जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा उतनी ज़्यादा आपके लिए याद रखने के लिए प्रॉब्लमेटिक होगी। तो एनसीईआरटी जितना दिया है मैंने उतना ही पार्ट कवर किया, थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे विद एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और देखेंगे वहाँ आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जाननी है। तो कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए लेंथेनॉइड्स में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे निकालनी है। फिर डालें नेक्स्ट आप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके अंदर दो सीरीज चलती है, एक तो होते हैं आपके लेंथेनॉइड्स और दूसरे क्या होते हैं, तो 58 से लेकर 71 तक तो क्या होते हैं, लेंथेनॉइड्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है, n-2 f सबशेल में। तो देखें यहाँ पे कौन कौन होता है, हाँ देखें ये आपके पास लेंथेनॉइड्स को याद रखने का तरीका होता है। हाँ ई आर तो ज़्यादा नहीं हो गए, अच्छा लेंथेनॉइड तो काउंट नहीं होता, हाँ ठीक है, सीरियम से हो गया ना 58 71। तो देखें इसको याद रखते हैं ऐसे, लेके सीने पर नदियां प्रेम की समाये। थैंक यू थैंक यू। इधर गड़बड़ तब दिल में हुई, शायरी बन गई ये तो। और तुम याद लाए, आए की जगह लाए हो गया है, बट हाँ आपके याद रखने के काम में आ जाएगा। एक्चुअली इनके नाम याद रहे ना रहे, ये ऑर्डर याद रखना कभी कभी आपके लिए ज़रूरी होता है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं उनके ऊपर, बस इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये है आपके पास लेंथेनॉइड्स। ऐसे देखें एक्टिनॉइड्स होते हैं, एक्टिनाइड्स चलते हैं 89 से 103 तक। आ गया एक्टिनियम, सॉरी 90 से 103 तक। तो 89 एक्टिनियम होता है। एक्टिनियम के बाद कौन आता है पास, थोरियम। तो देखिए इसको याद रखते हैं था, एक था प्रोफेसर, ठीक है, एक था प्रोफेसर, एक था प्रोफेसर जिसने यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम,
अमेरिका को बेचकर, ठीक है, बेचकर है ना, सी से कर, बेचकर आइंस्टाइन को फ्री में नॉर्वे लेकर गया। कहां लेकर गया? एफ आर ही आता है, एम एफ एम आ रहा है क्या? एफ एम होगा, एफ आर एफ एम एम डी, हाँ ठीक है। तो देखें, ये था आपके पास, इसको कैसे याद रखोगे? एक था प्रोफेसर जो या जिसने यूरेनियम, ये होता है नेपच्यूनियम, और ये होता है प्लूटोनियम, तीनों ही महंगी चीजें हैं, अमेरिका को बेचकर, ठीक है, इनको मिक्स कर दिया इसके अंदर, आइंस्टाइन को फ्री में नॉर्वे लेकर गया। आइंस्टाइन तो अमेरिका का ही था क्या? फिर चला गया था ना अमेरिका बाद में, हाँ फिर ठीक है, मेरी जी के थोड़ी खतरनाक है इसलिए। चलिए, ये तो वे लेंथेनॉइड्स क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको वेरिएशंस ध्यान रखने हैं। सबसे पहले बात होती है एटॉमिक साइज के वेरिएशन की। एटॉमिक साइज का वेरिएशन दोनों में ही क्या होता है? इर्रेगुलर होता है एंड इज सिमिलर टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स। That is, first atomic size decreases, then constant and then increases। ठीक है, तो पहले डिक्रीज होती है, बीच में कांस्टेंट होती है, लास्ट में वापस से क्या होती है? इंक्रीज। तो एटॉमिक साइज में ये तो आप याद मत रखना, याद ये रखना कि EU यूरोपियम हैज एक्सेप्शनली हायर एटॉमिक साइज। सबसे बड़ी साइज होती है यूरोपियम की अपने ग्रुप के अंदर। तो वैसे बहुत कम चांसेस यहाँ से कुछ पूछे, पर अगर पूछेगा तो छोटी छोटी चीज़ें पूछ सकता है। तो मैं जितने लाइंस लिख रहा हूँ वो सब एक तरह का क्वेश्चन है, इन पे आप फोकस कर लें। दूसरा, आयनिक साइज पूछता है। सो फॉर M3 प्लस आयंस, M3 प्लस आयंस साइज रेगुलरली डिक्रीजेस। अगर आप M3 प्लस आयन साइज की बात करो तो साइज लगातार क्या होती है? डिक्रीज होती है, उसमें कोई एक्स्ट्रा वेरिएशन नहीं होता है। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका रीजन क्या होता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो +3 आयंस होते हैं उनकी साइज क्या होती है? लगातार डिक्रीज होती है। ठीक। दूसरा, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। दो ही चीजें सीखनी है आपको यहाँ पर, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो अगर मैं लेंथेनॉइड्स की बात करूं, lengthenoids, so for lengthenoids, for all lengthenoids, +3 is the most stable state। इनके लिए, सारे लेंथेनॉइड्स के लिए +3 स्टेट क्या होती है? सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट होती है। ठीक। They also show +2, +4, but these are not stable states। वहीं अगर हम एक्टिनॉइड्स की बात करें, एक्टिनॉइड्स, फॉर एक्टिनॉइड्स +3 is common oxidation state but is not the most stable state। ठीक। एक्टिनॉइड्स
कैन शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स देन लेंथेनॉइड्स। तो पहले तो बेसिक डिफरेंस समझ ले लेंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स के अंदर। लेंथेनॉइड्स के लिए सबसे स्टेबल स्टेट कौन सी होती है? +3, जबकि एक्टिनॉइड्स के लिए +3 कॉमन स्टेट है बट वो स्टेबल स्टेट नहीं है। एक्टिनॉइड्स +3, +4, +5, +6 तक ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकते हैं। तो ये रीजन समझे ऐसा क्यों है। एज देखें, अगर हम एक्टिनाइड्स की बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है, तो यहां पर 5f और 6d ऑर्बिटल्स हैं। अगर आप लेंथेनाइड्स की बात कर रहे हैं तो यहां पर 4f एंड 5d ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो अब ये आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं आपको बता रहा हूं, उसी के हिसाब से ध्यान रखें। 5f ऑर्बिटल क्या होता है? 5f ऑर्बिटल extends outer than 6d and 7s orbitals। ये extends away लिख दो रादर। जबकि 4f ऑर्बिटल is buried, ये लैंग्वेज जिससे लिख रहा हूं उससे आपको याद रहेगा, ये थोड़े से सोफिस्टिकेटेड से वर्ड है। सो 4f ऑर्बिटल इज बरीड डीप डाउन द 5d एंड 6s ऑर्बिटल्स एंड इज मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस एंड देयरफॉर रिमूवल of electrons from 4f require high energy। जबकि यहां 5f ऑर्बिटल क्या हो रहा है स्पेस में, वैसे तो 5f अंदर है, लेकिन जो उसकी लोब्स एक्सपैंड करती हैं वो 6d और 7s को भी क्रॉस कर जाती हैं, मतलब उससे बाहर भी रहता है। ठीक है, एक एरिया में न्यूक्लियस के बहुत पास है और एक रीजन में वो क्या है, दूर भी है। तो यहां पर क्या होता है, so removal of electrons from 5f orbitals is relatively easy and these electrons can also participate in bonding showing higher oxidation states। तो ये आप ध्यान रखना, एक्टिनॉइड्स +5 +6 स्टेट शो कर सकते हैं, +4 +5 +6, लेंथेनॉइड्स नहीं, क्योंकि लेंथेनॉइड्स में जो 4f ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के क्या होता है, बहुत पास। आप इनका जनरल कॉन्फिगरेशन देखो, ये बनेगा n-2f 1 to 14 n-1d 0 से 1 ns2। तो देखो लेंथेनॉइड्स के केस में ns और n-1d के इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएंगे, लेकिन n-2 यानी 4f के इलेक्ट्रॉन को निकालना पॉसिबल नहीं है। तो ये सिर्फ कौन से स्टेट शो कर सकते हैं, +3। कौन से स्टेट शो कर सकते हैं, +3। लेकिन एक्टिनॉइड्स के केस में इलेक्ट्रॉन 7s 6d और 5f तीनों से निकल सकता है। तो 2 यहां से निकले, 1 यहां से निकला, 1 यहां से निकल लिया +4, 2 यहां से, 1 यहां से, 2 यहां से +5, 2 यहां से, 1 यहां से, 3 यहां से, कितना हो गया, +6। तो इसलिए एक्टिनॉइड्स हायर स्टेट शो कर सकते हैं, लेंथेनॉइड्स नहीं कर सकते। और ये इंपॉर्टेंट है, कभी नहीं पूछा गया, पूछ सकता है, आसान सा लॉजिक है। 4f न्यूक्लियस के ज्यादा पास है एज कंपेयर टू 5f, तो 4f से इलेक्ट्रॉन निकालने में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, 5 से निकालने में क्या करनी पड़ेगी, कम। ठीक है, उसके अलावा अगर हम एक्टिनॉइड्स की बात करें, एक छोटी चीज और, कि जो आपके पहले 4 एक्टिनॉइड्स हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं इस चीज को, कि फॉर फर्स्ट 4 एक्टिनाइड्स, ये ऐसे ही है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, याद रखने की जरूरत है, देखो भूल जाओ। स्टेबल स्टेट्स आर +4 +5 एंड +6। कौन सी है, +4 +5 एंड +6। हाउ एवर, ये इंपॉर्टेंट है,
अमेरिशियम ऑनवर्ड्स यानी AM, +3 स्टेट इज स्टेबल। तो यहां तक तो आप देखोगे तो +3 स्टेबल नहीं है। कौन सी स्टेट स्टेबल है? +4, +5, +6। लेकिन अमेरिशियम ऑनवर्ड्स, इसके बाद जितने भी एक्टिनोइड्स हैं उन सबकी भी कौन सी स्टेट स्टेबल है? +3। रीजन, जैसे आप इधर बढ़ते जा रहे हो, F सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहा है, F की स्क्रीनिंग पावर क्या होती है? पुअर। Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो अब वो 5F से इलेक्ट्रॉन निकालना भी क्या होता जाएगा? मुश्किल। इसलिए फिर से आप सिर्फ 6D और 7S से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। तो याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना रख लेना। अमेरिशियम के बाद, सॉरी अमेरिशियम नहीं होता है, अमेरिशियम ही बोलते हैं। तो अमेरिशियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी स्टेबल स्टेट कौन सी होगी? +3। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है? बहुत आसान। लेंथेनॉइड्स के लिए अगर आप लेफ्ट राइट चल रहे हो तो +3 आयन की साइज हमेशा क्या होती है? डिक्रीज। लेंथेनॉइड्स के लिए अगर आप एटॉमिक साइज की बात कर रहे हो तो वेरिएशन इरेगुलर होता है, और यूरोपियम का साइज क्या होता है? सबसे बड़ा। बात कर रहे हैं ऑक्सीजन स्टेट्स की, तो सभी लेंथेनॉइड्स की सबसे स्टेबल स्टेट कौन सी होती है? +3। उसके अलावा कभी कभी +2 और +4 भी शो करते हैं, जहां पर फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आता हो वहां पर वो शो करते हैं। एक्टिनॉइड्स के लिए +3 कॉमन स्टेट है बट स्टेबल स्टेट नहीं है, मतलब मोस्ट स्टेबल स्टेट नहीं है। पहले 4 एक्टिनॉइड्स +4, +5, +6 शो करते हैं, लेकिन अमेरिशियम के बाद सारे कौन से शो करते हैं? +3। लेंथेनॉइड्स हायर ऑक्सीजन स्टेट क्यों शो करते हैं? क्योंकि एक्टिनॉइड्स हायर ऑक्सीजन स्टेट क्यों शो करते हैं? क्योंकि एक्टिनॉइड्स में जो 5F ऑर्बिटल है वो 6D और 7S से भी आगे एक्सटेंड करता है, इसलिए 5F से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है? आसान। 4F बहुत अंदर दबा हुआ होता है, न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, इसलिए सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, तो सिर्फ +3 शो करता है, वो स्टेबल है। और ये क्या कर सकते हैं? वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट यानी हायर ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। बोलो कोई डाउट? उसके अलावा इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो एक बार आप इन्हें कॉपी कर लो, फिर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए भाई फिर देखें छोटी छोटी 2-3 प्रॉपर्टीज लेंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स की। ठीक है, पहली चीज, लेंथेनॉइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। Their reactivity is higher than aluminium and slightly greater than magnesium। ये बहुत काम की चीज़ है। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि सिर्फ एल्कली मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, एल्कली अल्कलाइन अर्थ, पर लेंथेनॉइड्स भी बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होती हैं। इनकी रिएक्टिविटी एल्यूमिनियम से तो बहुत ज़्यादा होती है और मैग्नीशियम से थोड़ी सी क्या होती है? ज़्यादा। कहने का मतलब ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं। सेम इज फॉर एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स आर ऑल्सो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। एक्टिनॉइड्स आर ऑल्सो रिएक्टिव मेटल्स, पर हाँ उनकी रिएक्टिविटी एज सच इस ऑर्डर की नहीं होती है, बट स्टिल दीज आर एक्टिव मेटल्स। लेंथेनॉइड्स की कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं, वो रिएक्शंस एक्टिनॉइड्स शो करें जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मैं बताऊं, लेंथेनॉइड्स को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो आपको LnOH होल थ्राइस टाइप के हाइड्रोक्साइड्स मिलते हैं। मैंने बताया था लेंथेनॉइड्स की कॉमन स्टेट क्या होती है? +3। ये हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं? दीज आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि लेंथेनॉइड्स रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो जिनके हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे वो नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक। अगर आप लेंथेनॉइड्स की रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाते हो, आपको टेम्परेचर याद नहीं रखना है, 300 से 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो पहले ये LnH2 बनाते हैं टाइप के हाइड्राइड। अगर आप ध्यान दें, Ln खुद कौन सी स्टेट में होगा? +3। स्टेबल स्टेट कौन सी होती है? +3। इसका मतलब ये H2 है, इस पे चार्ज कितना आना चाहिए? 3-, तभी तो ये बैलेंस होगा। तो एक्चुअली इस पे H2 3- कैसे होता है? इसमें H2 तो होता है, H2 एक H होता है -1, तो 2H पे -2 आ गया, हाइड्राइड आयन होता है, प्लस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। वो पढ़े हैं फिजिक्स में सेमीकंडक्टर्स, एक वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है, दोनों मर्ज होते हैं, पढ़ा ना वो। तो ऐसे ही कंडक्शन बैंड में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी वजह से ये क्या होता है? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है।
तो बाय चांस कोई बनाने वाला क्वेश्चन दिमाग लगा दे तो ऐसे बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव या कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो LnH2 टाइप के बनते हैं ना, ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। फिर इसकी रिएक्शन अगर आप हाइड्रोजन से करवाओ तो ये LnH3 टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये +3 और -1 × 3 -3। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, बस देखो और जाने दो, आएगी तो रिटेन हो जाएगी, चिंता मत करो। उसके अलावा अगर आप इनकी रिएक्शंस एसिड्स के साथ करवाते हो, एसिड्स, तो ये सभी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो नॉर्मल मेटल की तरह रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। वहीं अगर मैं ये रिएक्शंस एक्टिनोइड्स के लिए बात करूं तो एक्टिनोइड्स फॉर्म नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। क्या बनाते हैं? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। ये तो स्टोइकियोमेट्रिक था, LnH3 टाइप फॉर्मूला है, इनका ऐसा कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता है। एसिड्स के साथ एक्टिनोइड्स बिकम पैसिव विद एसिड्स। रीजन वही, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर। ठीक है, बस ये रिएक्शन है। एक आप तो ये रिएक्शन और लिख लो, नाइट्रोजन के साथ ये LnN टाइप के नाइट्राइड्स बनाते हैं, लेंथेनॉइड्स, और इनका अगर आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो आपको LnOH + NH3 मिलेगी। देखो जो मैंने आपको सिखाई थी, किसी भी नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस करो आपको हमेशा क्या मिलती है? अमोनिया गैस। फिर आते हैं इनके यूजेस। तो लेंथेनॉइड्स का जो मेन यूज होता है वो अलॉयज बनाने में होता है। किस में होता है? तो आपको एक बता रहा हूँ, ये याद रखना, ये आपसे पूछ सकता है। इसको हम बोलते हैं मिश मेटल। मिश मेटल, मिश मेटल क्या है? एक अलॉय है। इसमें 95% तो क्या होता है? एक लेंथेनॉइड मेटल होती है। क्या होती है? कोई सी भी हो सकती है। प्लस 5% होता है Fe, और प्लस ट्रेसेस में होते हैं कार्बन, सल्फर, ये सब। ठीक है ना? तो ये मिश मेटल का कॉम्पोजिशन आप याद रखना। तो इतनी चीज़ें आपको लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के बारे में पता होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से रिव्यू देता हूँ आप लोगों को। लेंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स, एटॉमिक साइज का वेरिएशन नॉर्मल होता है, पहले डिक्रीज होती है, फिर कांस्टेंट रहती है, फिर इंक्रीज होती है। यूरोपियम का साइज अपने ग्रुप में क्या होता है? सबसे बड़ा। अगर आप +3 आयंस की साइज की बात कर रहे हो तो वो रेगुलरली क्या होती है? डिक्रीज। रीजन इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। तो लेंथेनॉइड की सबसे स्टेबल स्टेट कौन सी है? +3। एक्टिनॉइड्स की सबसे स्टेबल +3 कोई भी हो सकती है, पर +3 कॉमन स्टेट है, स्टेबल स्टेट नहीं है। पहले 4 एलिमेंट कौन से स्टेट्स को करते हैं? 4, 5, 6। अमेरिशियम के बाद, अमेरिशियम ऑनवर्ड्स स्टेबल स्टेट कौन सी होती है? सबके लिए +3 होती है। लेंथेनॉइड्स क्यों वेरिएबल स्टेट शो करते हैं? सॉरी, एक्टिनॉइड्स हायर स्टेट क्यों शो करते हैं? 5F। उसका जो 5F होता है वो बाहर होता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। 4F न्यूक्लियस के बहुत पास होता है, उससे इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तो बस हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात की है। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं। एक मिश मेटल का आप कॉम्पोजिशन याद रखना, और यहीं पे अपना चैप्टर खत्म होता है, D ब्लॉक एलिमेंट्स एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स।